Hello students, today we are going to discuss about the qualitative properties of solutions. विलेनों के अणुसंख्य गुणधर्म का आज स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जान पाएंगे कि कौन से ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में पाए जाते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी करें तो हमें इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझना इजी होगा। और जब हम प्रॉपर्टीज का स्टडी कर रहे होते हैं देन वहां फिजिकल और केमिकल टू सेक्शंस में डिवाइड करके इनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। तो बच्चों, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को बिलोंग करती है और बेसिकली नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो अवाष्पशील होते हैं। तो डेफिनेशन हो जाए कि किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उस विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। बच्चों, इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल लें देन सॉल्यूशंस के फिजिकल नेचर को हम समझ पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। और बच्चों, इसका रिलेशन है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो हम लोग जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में इनिशियल स्टडी करेंगे देन पहले ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म को समझेंगे, ऑस्मोसिस के टाइप पढ़ेंगे और देन ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का मेथड, इसका फार्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये सभी बच्चों एक सॉल्यूशन के बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। सो वी डिफाइन इन द टर्म ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ solution of a non-volatile solute which depend upon particles of solute present in the solution are known as their qualitative properties. For example, osmotic pressure, also denoted by OP, lowering of vapor pressure, elevation in boiling points and depression of freezing points. बच्चों, बोथ सेक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स में चले तो ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल मिलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का न्यूमेरिकल मिलेगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको यहां न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले। बच्चों, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को एज ए रिजल्ट अगर समझें तो यहां से हमें 3 रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट है इस पर इसकी डाइल्यूशंस पर बेस्ड। सो वी सेज दैट द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। एज अ फर्स्ट रिजल्ट वी सेज दैट द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट एंड सेकेंड रिजल्ट सेज दैट द solution should be non-volatile। बच्चों, ये हमारे 2 रिजल्ट मेन प्राप्त हुए कि पहला कह रहा है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और दूसरा कह रहा है फॉर नॉन वॉलेटाइल, मीन्स ये वॉलेटाइल के जस्ट अपोजिट होंगे। एंड लास्ट रिजल्ट is the solute does not dissociate or associate in solution. So according to qualitative properties, these are the 3 final results of a solution. तो बच्चों, solubility के आधार पर हेनरीज लॉ का स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि किसी सॉल्यूशन की जो solubility है वो उसके फिजिकल बिहेवियर पर डिपेंड करती है। बच्चों, हेनरीज लॉ
गैसों की द्रव में विलेयता पर बेस्ड है। यानी वन सेंटेंस में इसको आप समझ लें कि गैसों की द्रव में विलेयता, ये आपका इस लॉ के लिए एक ऑब्जेक्ट हुआ कि हम लोग हेनरी लॉ से क्या स्टडी करेंगे। तो आंसर हुआ कि गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, इस पर बेस्ड है ये हेनरी लॉ। तो जान लेते हैं कि लॉ क्या है और फिर इसका क्या टर्म, एप्लीकेशन और लिमिटेशंस। तो बच्चों, हेनरीज लॉ को एक एक्सपेरिमेंट बेस रिजल्ट के आधार पर समझते हैं। सपोज दैट एक वेसल में कोई सॉल्यूशन रेडी किया गया और यहां सॉल्वेंट में कोई गैस सब्सटेंस डिजॉल्व है जो कि सैल्यूट है। बच्चों, कोई गैस सब्सटेंस है जो यहां पर डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट लिक्विड है जबकि सैल्यूट आपका गैस है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि गैस सब्सटेंस की द्रव में विलेयता, जो सैल्यूट है वो इस सॉल्वेंट में किस प्रकार विलय हो जाता है, कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसका स्टडी कर रहे हैं इस हेनरीज लॉ से। बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। सपोज दैट ये जो T है, इसका जहां भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज दैट 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, 10 डिग्री पर कर रहे हैं, 0 डिग्री पर कर रहे हैं, तो उसको कांस्टेंट करना है। यानी ना तो उस टेम्परेचर में हम डिक्रीज करेंगे और ना ही इंक्रीज करेंगे। देन हमने बच्चों इसके T को कांस्टेंट कर लिया और अब इस बेसल पर एक पिस्टन से P प्रेशर क्रिएट किया, पिस्टन से दाब लगाया और पिस्टन से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको P से डिनोट किया। देन बच्चों, जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो बच्चों, अगर हम इससे एक फार्मूला मेक करें या रूल समझें तो कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलायक सॉल्वेंट के इकाई द्रव्यमान में घुले हुए गैस पदार्थ की मात्रा उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो बच्चों, अगर हम यहां मात्रा को, क्वांटिटी को W से डिनोट करें तो W प्रोपोर्शनल टू देयर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर। बच्चों, हेनरीज लॉ से आपका ये इक्वेशन आया W प्रोपोर्शनल टू P। और बस अगर ये कंडीशन माइंड मेकअप हो जाए तो ही हम रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुले हुए गैस सब्सटेंस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। अब बच्चों, अगर इस इक्वेशन को हम चेंज करें कांस्टेंट लेकर के, देन लिख सकते हैं W अपॉन P इक्वल्स टू K। और यहां K क्या है? तो K कांस्टेंट है या स्थिरांक है। दिस लॉ इज नोन एज हेनरीज लॉ। और बच्चों समझिए, अगर डिसॉल्विंग गैस का वॉल्यूम, जिसको V से लिखते हैं, अगर ये ml में दिया जाए, ml में हो, देन हम यही इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर P, या व्यक्त करेंगे V अपॉन P इक्वल्स टू K। और बच्चों यहां K क्या होगा? देन K कांस्टेंट होगा। तो इस तरह भी गैसों की क्वांटिटी अगर वॉल्यूम ml में व्यक्त है तो इस फार्मूले को हम, इस लॉ को इस प्रकार व्यक्त करेंगे। सपोज दैट W gram of a gas is dissolved in a solvent at pressure P, then volume of gas dissolved is obtained as a gas equation। बच्चों, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन का स्टेट ऑफ मैटर में स्टडी किया था, PV इक्वल्स टू nRT, और N गैस के मोल हैं। देन मोल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं
n इक्वल्स टू W बाई m। सो अगर हम W बाई m शिफ्ट करें n के लिए, देन इसी कंडीशन को अप्लाइड करते हुए ये फार्मूला निम्न तरह से लिख सकते हैं बच्चों, V इक्वल्स टू W अपॉन m इंटू RT इंटू P। ये इक्वेशन एक रिलेशन इक्वेशन के रूप में यहां से फाइंड आउट होगी, जो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए रिलेटेड होगी। देन बच्चों कंडीशन अप्लाइड करें कि अगर प्रेशर को P से बढ़ा करके 2P कर दें, तो P के इंक्रीज करने से डिसॉल्विंग कैपेसिटी में भी इंक्रीमेंट होता है। देन यहां पर अगर P को हम इंक्रीज करें और 2P कर दें, तो उस गैस का जो W था वो 2W ग्राम डिसॉल्व होगा। अगर नॉर्मल प्रेशर पर 1 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, तो P को जस्ट डबल करने से क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस भी जस्ट डबल हो जाएगी। देन उस समय अगर डिसॉल्विंग गैस का वॉल्यूम बच्चों V1 ले लें, तब हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू 2W इंटू R इंटू T अपॉन M2 इंटू P। और इसको बच्चों बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकेंड का कंपैरिजन कराते हैं। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन कर लें, समीकरण 1 व 2 से कंपैरिजन करते हैं तो देख पाते हैं कि इनके इस रिलेशन में किसी तरह का कोई अदर फैक्टर फंक्शन नहीं करता है। देन हम फाइनली इसे व्यक्त कर सकते हैं V इक्वल्स टू V1। इट इज एंड द रिलेशन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इस रिलेशन से एक रिजल्ट मिला बच्चों, क्या कि गैस के घुलने वाले वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात change in P does not affect the volume of dissolved gas। अब बच्चों इसी कंडीशन को अगर अप्लाइड करें हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, देन इफ solubility of gas in liquid is being measured in the term of mole fraction, then partial pressure of a gas in solution is denoted from given equation P equals to KH into X। Here P equals to pressure यानी P दाब है, और KH ये कांस्टेंट बच्चों सबसे मेन है इसके लिए, बिकॉज H सिंबल यूज किया गया हेनरी कांस्टेंट के लिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और बच्चों हम लोग यहां क्या स्टडी कर रहे हैं, तो गैसों की द्रव में विलेयता का स्टडी कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स पर बेस्ड है। देन KH इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट और X क्या है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, उस विलयन में गैस का मोल प्रभाज। तो बच्चों लॉ और उसके रिलेटेड फॉर्मूले के बाद हम लोग अब डिस्कशन करेंगे इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी हेनरीज लॉ ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां फॉलोड होता है और कौन से ऐसे टर्म्स हैं जहां पर फॉलोड नहीं होता है। तो बच्चों फर्स्ट लिमिटेशन होगी, यानी फर्स्ट इसकी सीमा होगी प्रेशर पर बेस्ड। द प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई। गैस पदार्थ का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हायर प्रेशर होगा देन ये कंडीशन फॉलोड नहीं होगी। नाउ सेकेंड टर्म डिपेंड ऑन द बेस ऑफ देयर टेम्परेचर। अगर प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए बच्चों, तो टेम्परेचर को भी बहुत लो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेशर को हमने माइनर कर दिया और टेम्परेचर को टू भी हाई कर दिया, तो नहीं, कह रहे कि टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। और बच्चों मेन फैक्टर कि जो गैस है वो सॉल्वेंट से यानी विलायक से केमिकली एक्टिव ना हो, अर्थात गैस विलायक से रासायनिक क्रिया ना करती हो। गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट केमिकली। तो अब जान लेते हैं कि हेनरी लॉ का क्या उपयोग है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।
बच्चों सबसे ज्यादा इसका सॉफ्ट ड्रिंक के बनाने में आज उपयोग कर रहे हैं इन इंडस्ट्रियल सेक्टर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 का रोल है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर सील्ड एट हायर प्रेशर, जो बॉटल्स को सील करते हैं कैप लगा करके बहुत उच्च दाब पर। तो मृदुपेय में जो CO2 की विलेयता है उसको बढ़ाने के लिए और बोतलों को उच्च दाब पर सील करते समय यह कॉन्सेप्ट हेनरीज लॉ पर बेस्ड होता है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन, एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 in blood of lungs is based on हेनरीज लॉ। बच्चों हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बेस्ड है गैसियस ट्रांसपोर्ट पर। एक्सेल और इनहेल के जो प्रोसेस हैं वहां O2 और CO2 का रोल है। देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उनमें जो ब्लड आ रहा है फॉर प्यूरिफिकेशन, बिकॉज ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, तो वहां O2 और CO2 का आदान प्रदान करने के लिए यानी गैसियस ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो हेनरीज लॉ पर बेस्ड है। नाउ लास्ट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सी रीजन। बच्चों गहरे समुद्र में यानी डीप सी में जो डाइवर्स हैं, गोताखोरी करने वाले लोग हैं, उनके रेस्पिरेटरी मिक्सचर्स में यानी श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम भी मिक्स होती है, तो उससे वापस ऊपर आने पर जो पेनफुल इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह रूल बेस्ड है। इन डीप सी डाइविंग, इन रेस्पिरेटरी मिक्सचर ऑफ हीलियम इज एडेड इन ऑक्सीजन so that painful effects may be reduced when divers come at the surface। तो बच्चों इस हेनरीज लॉ के जो फॉर्मूले हैं उस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जिसको करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, देन इसके बाद इसके सॉल्यूशन में आते हैं। कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर एक ग्लास में जो कि जल भरा हुआ है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की गणना करनी। सपोज दैट जो प्रेशर है वो 1 atm है और टेम्परेचर 25 डिग्री है। ये बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के केस हैं, बिकॉज STP पर जो मानक ताप है उसका वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 atm होता है। सबसे पहले आप एक चेंज यहां सीख लीजिए कि ATM का जो प्रेशर है उसमें कितने mm बनेंगे। स्टेट ऑफ मैटर में स्टडी किया था, फार्मूला है 1 atm इक्वल्स टू 760 mm। बच्चों अगर ATM प्रेशर को हमें चेंज करना हो देन उसमें 760 mm होंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस है और वायु में जो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है बच्चों वो है 0.78। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट KH का वैल्यू 8.48 इंटू 10⁻⁷ मोलर पर mmHg है। मीन्स कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इफ टोटल प्रेशर इज 1 atm एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस and in air mole fraction of nitrogen is 0.78 and the value of Henry constant is 8.42 into 10⁻⁷। अब बच्चों मैंने ATM को mm में चेंज करने के लिए फार्मूला आपको दे ही दिया। यहां सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे और देन इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फार्मूला यूज करेंगे P of N2 इक्वल्स टू वायु में नाइट्रोजन का मोल प्रभाज इनटू टोटल प्रेशर यानी कुल दाब। बच्चों ये फार्मूला यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए।
मानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। अब क्वेश्चंस में वैल्यूज को देख लेते क्या क्या दिया है। तो आपको कह रहे हैं नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.78, तो वैल्यू पुट अप कर लीजिए। नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.78 इनटू बच्चों टोटल प्रेशर दे रखा है, कह रहा 1 atm। तो अभी हम इसको पहले एटीएम में ही कर लेते हैं, फिर एमएम में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज आपको जो वैल्यू KH की दी है वो mmHg पर दी है, अर्थात पारे के दाब पर दी है। तो 1 atm प्रेशर है, इसलिए टोटल P का वैल्यू क्रिएट किया 1, देन मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां से फाइनली आपको जो प्रेशर है नाइट्रोजन का वो मिलेगा 0.78। अब मैंने चेंज किया है 1 atm को 760 mm में। तो बच्चों अगर हम इस नाइट्रोजन के प्रेशर को mm में चेंज करें, देन 0.78 इंटू 760 mm का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, देन 592.8 mmHg, बिकॉज पारे के दाब पर बच्चों हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देन आपको फाइनली यहां से नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर पता चला। अब इस टोटल प्रेशर को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा। सो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, नाइट्रोजन की विलयन में सांद्रता इक्वल्स टू KH इंटू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ KH क्या है बच्चों, हेनरी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 8.42 इंटू 10⁻⁷। तो अब हम इस पर वैल्यू पुटअप करें, KH की वैल्यू है 8.42 इंटू 10⁻⁷ और इंटू प्रेशर ऑफ टोटल नाइट्रोजन। तो ये अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है 592.8। और बच्चों जब इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे देन 4.99 इंटू 10⁻⁻4 m, और ये आपका फाइनल आंसर यहां से होगा। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसका लॉ, इसके कंडीशंस और लिमिटेशंस और गुड एप्लीकेशंस, मीन्स कहाँ कहाँ हम इसका अपनी डेली लाइफ में उपयोग जान पाते हैं और क्या इसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, इनको समझ पाते हैं, और साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन का रिजल्ट जान पाते हैं। तो ये बच्चों आपका यहाँ से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेस एक लॉ था जो आज फिनिश हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के इंटरसेक्शंस हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे रिलेटेड संक्रियाएं हैं जो अगले क्लासेस में स्टडी होने वाले हैं, साथ ही साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ये क्या हैं, इनका ग्राफिकल वर्जन, इनके फार्मूले, और देन इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का स्टडी करेंगे।